मैं हूं फातिमा अख्तर। नई हुकूमत कल अपना पहला बजट पेश कर रही है। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में क्या अवाम दोस्त बजट होगा और इसमें तामीराती शोबे को क्या रिलीफ दिया जाएगा, अवाम की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑलरेडी महंगाई जो है वो आसमान पर पहुंच चुकी है। अब हुकूमत के पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास फंड ही नहीं है कि वो कहीं से आपको रिलीफ दे। IMF के प्रेशर्स हैं, जिस प्रेशर्स की वजह से जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जो चीज़ें सब्सिडाइज़ की जा रही थी उस पर सारी सब्सिडीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो हमारे लिए तो इस वक्त एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम काम इस इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से आगे लेके जाएं। जो रिपोर्ट है IMF की, तो जो सिग्नेचर हुए तो उस हिसाब से तो उनको टैक्सेस लगा देने ज़्यादा। तो अल्टीमेटली जो एंड यूज़र है, जिसकी घर की ज़रूरत है, उसको अपना घर लेना मुश्किल है और बिल्डर को उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन नबात हैं फैयाज़ इलियास साहब। फैयाज़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद है साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन नबात मोहम्मद अनवर दाऊद ओके साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है आप बिल्डर्स के लिए, बात के लिए, क्योंकि 10 तारीख को बजट आने वाला है। बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑलरेडी महंगाई जो है वो आसमान पर पहुँच चुकी है। इकॉनमी की बात कर ली जाए तो हमारी मुल्क की इकॉनमी जो है बिल्कुल डगमगा रही है। IMF के मुज़ाकरात हैं, फिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फैयाज़, पहले आप जवाब दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया फातिमा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। देखिए, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल से जो हम गुजर रहे हैं, जहाँ मुल्क में एक बहुत बड़ा बहरान है इकनॉमी का, कि जो आपकी अनस्टेबल इकनॉमी और उसके साथ साथ आपकी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो आपके दुनिया में किसी भी मुल्क में और ख़ास तौर पे से पाकिस्तान में जो हमारी जो बिज़नेस इंडस्ट्री है इसको बड़ा इफ़ेक्ट कर रही है। कोई भी चीज़ अनस्टेबल नहीं है इस वक्त। आप देखें कमोडिटीज़ के लिहाज से, अगर आप देखें डे बाय डे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोल का बढ़ना ऐसा है कि पूरी जितनी भी हमारी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, हम अगर FMCG गुड्स अगर हम देख लें तो उसमें मसले मसाइल, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों को एक प्रॉब्लम ये हो रही कि ये कीमतें बढ़ने से उनके जो बजटिंग है, जो एक सैलरीड क्लास पर्सन है ख़ास तौर पे, उनके बजट जो आपके हैं मंथली, वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, हम समझते हैं। लेकिन हमें ये भी अंदाज़ा है कि IMF के एक प्रेशर्स हैं, जिस प्रेशर्स की वजह से जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। जो चीज़ें सब्सिडाइज़ की जा रही थी उस पर सारी सब्सिडीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो अल्टीमेटली जब ये चीज़ें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी ड्यू टू द अनस्टेबल कंडीशंस इन कंट्री, तो हमारी अपनी इंडस्ट्री को भी जो है ये बड़ा इफ़ेक्ट कर रहा है। अब आप देखें पिछले तकरीबन कोई सवा डेढ़ साल में सरिये की कीमत जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 1,05,000 से आज हम कल भी ये प्राइसेस बढ़ी हैं और ये तकरीबन 2.25 लाख रुपए पे ये प्राइसेस पहुँच चुकी है सरिये की। और इसी तरह से सीमेंट का अगर देखें तो वो भी, उसका भी एक बहुत बड़ा प्राइसेस इम्पैक्ट आया है। बट नॉट ओनली सरिया एंड सीमेंट, ओवरऑल जितना एक मटेरियल यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट जो हम प्रीवियसली जो रेट कैलकुलेट करते थे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का, उस वक्त 40% जो है और मे बी मोर उसका जो है कि इम्पैक्ट आ गया है। तो हमारे लिए तो इस वक्त एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम काम इस इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से आगे लेके जाएं। और ख़ास तौर पे उन कुछ लोअर एरियाज़ के काम, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पास्ट 2-3 साल में जो लॉन्चिंग या लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए, तो वो प्रोजेक्ट्स इस वक्त काम करना मुश्किल हो गया है। और ये जितनी डे बाय डे ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो अल्टीमेटली जो एंड यूज़र है, जिसकी घर की ज़रूरत है, उसको अपना घर लेना मुश्किल है और बिल्डर को उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अनवर दाऊद साहब, जिस तरह से फैयाज़ साहब कह रहे हैं कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, ऑलरेडी सिंध के बिल्डर्स की बात, स्पेशली कराची के बिल्डर्स की बात जो हम काफ़ी अरसे से करते हुए आ रहे हैं कि ऑलरेडी बिल्डर परेशान होता है। NOCs का एक प्रोसेस होता है, वो तो एक तरफ है, मगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरिये की कीमत बढ़ रही है, सीमेंट की कीमत बढ़ रही है, जो मटेरियल इस्तेमाल होता है तामीराती शोबे में, वो सब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब बजट है 10 तारीख को, अलार्मिंग सिचुएशन तो है, मगर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत आप लोगों को क्या रिलीफ देगी? जैसे कि इमरान खान की हुकूमत ने जो रिलीफ दिया था वो काफ़ी था, या उससे ज़्यादा रिलीफ आपको चाहिए, या देगी भी नहीं देगी? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले देखना ये है कि हुकूमत के पास क्या है। तो ये सबको पता है हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है इस वक्त, तो कहाँ से रिलीफ देगी? तो यूँ समझ में आ रहा है कि और मोर टैक्सेस लगेंगे। और ये 10 जून का बजट, ये इस साल का पहला बजट होगा, तो फिर सितंबर में कुछ होगा
थोड़े थोड़े वक्फे में कोई ना कोई SRO आते रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये चलता रहता है ना, एक साल में एक बजट नहीं आता, वो 2, 4, 10 मिनी बजट आते रहते हैं। तो अब हुकूमत के पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास फंड ही नहीं है कि वो कहीं से आपको रिलीफ दे। उनको तो IMF की ज़रूरत है। अगर वो बजट में टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे, जो रिपोर्ट है IMF की, तो जो सिग्नेचर हुए हैं, तो उस हिसाब से तो उनको टैक्सेस लगाने हैं ज़्यादा। तो टैक्सेस लगाएंगे तो उनको IMF से बेल आउट पैकेज मिलेगा। तो बेल आउट पैकेज मिलेगा तो कुछ हालात बेहतर होंगे, लेकिन वो भी कुछ वक्त के लिए। हम टाइमिंग तो वो उसमें भी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि हमारा जो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में क्राइसिस आए हुए हैं। पूरी दुनिया में ये इशू तो पूरी दुनिया में हो चुका है ना। तो अब एनर्जी क्राइसिस कैसे हल हो, फिर हमारा जिस तरीके से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट के ऊपर हमारा सारा फंड्स इंपोर्ट्स के ऊपर चले जाता है। अब इंपोर्ट्स में हम क्या करते हैं, मेजर हम एनर्जी ऑयल सेक्टर में हम सारा पैसा जाता है। दूसरा हमारा एक बड़ा पैसा जाता है ऑटोमोबाइल्स में जी। एनर्जी के बाद अगर जो सबसे बड़ा पैसा जाता है, कमोडिटी तो हमारी ज़रूरत है ना, आपने अगर खाना खाने के लिए कुछ चीज़ें तो चाहिए ना। लेकिन जो ऑटोमोबाइल में हमारा जो गवर्नमेंट का पैसा इंपोर्ट पे चले जाता है, उससे एक बहुत बड़ा उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम बोलते हैं कि गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो मसला नहीं है, गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने डॉलर से कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ना, जितनी भी ऑटो प्लांट लगे हुए, बड़े बड़े ब्रांड लगे हुए यहाँ पे, तो वो प्लांट के ऊपर जितना भी, अब वो आप उसको मैन्युफैक्चर नहीं बोलेंगे, असेंबल बोलेंगे उसको, क्योंकि वो सारा मटेरियल तो वहाँ से आता है, बाहर से आता है। तो आपका यूँ बोले कि आपके मुल्क का ज़्यादातर डॉलर्स है ना, वो जापान ले आता है, यूँ बोलेंगे हम। अच्छा। हाँ, तो यूँ आपने चेचिस मंगवाना है, बाहर से मंगवाना है, आपने इंजन मंगवाना है, जापान से मंगवाना है, पार्ट्स मंगाना है, यहाँ तक कि लाइटें, स्टीरियो आपने सबने बाहर से मंगवाना है। इसको पॉलिसी रिफाइन करेंगे। लास्ट आप ईयर का देख ले, इन्होंने कोई 2.5 लाख गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर ली यहाँ पे, लीजिंग के ऊपर दे दी, जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक प्रॉब्लम भी हो गया। तो ये एक बेसिक रीज़न है। अगर वो गाड़ी मैन्युफैक्चर 2.5 लाख करते तो एटलीस्ट 2 लाख ही एक्सपोर्ट भी तो करे, मगर ये बैलेंस तो करे ना, अपना बैलेंस तो करे ना। अब वो अब जितना रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे मार्केट में बेच रहे हैं। बिगाड़ हो चुका है, मगर लेकिन इसको बिगाड़ को सही देखो, कैसे किया जा सकता है? बिगाड़ का सही यही है कि उनसे बात की जाए कार मैन्युफैक्चर से, कि आप जितना आप पाकिस्तान में गाड़ी आप डिलीवर करोगे, इतनी गाड़ी आप एक्सपोर्ट करो। भाई टोयोटा कंपनी या सुजुकी कंपनी जो मेजर कंपनी है ना, होंडा है, ये दुनिया में भी तो एक्सपोर्ट करती है ना, पाकिस्तान से क्यों नहीं करती एक्सपोर्ट? दुनिया से तो कर रही है ना एक्सपोर्ट। अगर उसके प्लांट हर मुल्क में लगे हुए हैं तो वहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो उनको कंडीशन, वो जहाँ जहाँ इनके प्लांट लगे हुए हैं वहाँ उनके साथ कंडीशन है, एग्रीमेंट है कि आप अगर इतना इंपोर्ट करोगे तो इतना आपने एक्सपोर्ट भी करता है। बट हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है। मगर तामीराती शोबे को किक बैक चलते हैं, हमारे में इसलिए नहीं होता। अच्छा, अब दूसरा मसला है, अब जैसे हमारी इंडस्ट्री जो है ना, वो हम बात ही करें कि मदर इंडस्ट्री है जी। हमसे रिलेटिव 70 इंडस्ट्री चलती है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी चलती है जी। आप कोई घर बनाते हो तो आपको उसमें कपड़ा भी इस्तेमाल होता है, कर्टन्स वगैरह लगते हैं, सोफा सेट में कपड़े लगते हैं, तो वो एक नया घर बनता है तो उसमें हर चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ मदर इंडस्ट्री कहलाती है। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे प्रॉब्लम कैसे हल हो सकते हैं? जैसे अब स्टील की बात करें तो स्टील के ऊपर हमें इंपोर्ट की परमिशन दे दे, उसके ऊपर ड्यूटी कम कर दे। तो ये जो कार्टेल बना हुआ है स्टील का, वो आप आज परमिशन देंगे, 10 दिन में कार्टेल खत्म हो जाएगा, रेट नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये कुछ 8 लोगों के अंदर बात, सारा मुल्क का इस हमारी इंडस्ट्री का मेजर पैसा जो है ना, वो 8 लोगों के पास जा रहा है। जो मैन्युफैक्चर है, स्टील मैन्युफैक्चर 8 लोगों के पास जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में है क्या? आप मुझे बताएं कि जितने स्टील मैन्युफैक्चर है उसमें 8 कंपनियां लीडिंग कंपनियां हैं जो एक ह्यूज स्टील मैन्युफैक्चर करती है। उनका स्क्रैप आता है वो यूक्रेन से, रशिया से या यूरोप से, वो स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे सिर्फ उसका ब्लेड बना के सिर्फ स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो भी आपका एक ज़्यादा फंड ले रहा है, वहाँ से स्क्रैप आ रहा है, ठीक है ना।
तो उनकी जो कार्टेलाइजेशन है उसकी वजह से ये इंडस्ट्री बिल्कुल डाउनफॉल पे जा रही है। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, लोगों को घर नहीं मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, सीमेंट मैन्युफैक्चर है। अब सीमेंट का एक रॉ मटेरियल है क्रिंकल, जिससे सीमेंट है ना क्रश करके सीमेंट बनाते हैं, तो अब क्रिंकल एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। उसमें भी अच्छा आप सुने, हाँ। हमने क्या किया, हमने पास्ट में क्या किया, हमारे पास कॉटन बहुत ज़्यादा था, तो हमने कॉटन बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया बांग्लादेश को। बांग्लादेश आज इतना ऊपर गया है, वो हमसे ही गया है बेहतर ना। वो हमसे कॉटन खरीदता रहा, हमसे रॉ मटेरियल खरीदता रहा, फिनिश करके आगे सप्लाई करता रहा है वो। तो हमसे वो कॉटन लेके सारा कॉटन हमने अपना बर्बाद कर दिया, हमने एक्सपोर्ट कर दिया रॉ मटेरियल। किसी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी तो सब मुल्कों ने पाबंदी लगा दी है कि वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करने देते अपना। आप क्रिंकल एक्सपोर्ट हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है क्रिंकल एक्सपोर्ट भाई? आप फिनिश प्रोडक्ट करो ना, आप उसको फिनिश करके एक्सपोर्ट करो, हमें कोई इतराज ही नहीं है। आप क्रिंकल क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो? तो जब क्रिंकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे रेट बढ़ रहे हैं सीमेंट के, हालांकि सीमेंट के रेट नहीं बढ़ने चाहिए, सीमेंट तो हमारा अपना है। ठीक है फैयाज साहब, जैसे अनवर साहब कह रहे हैं कि इंपोर्ट को स्टार्ट करना चाहिए। 8 मैन्युफैक्चर कंपनीज़ हैं जो कि बड़ी कंपनीज़ है, वो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, कार्टेल बनाया हुआ है। तो अगर इस तरह के बड़े बड़े माफियाज़, क्योंकि अगर हम इनको माफियाज़ कहेंगे तो बुरा नहीं होगा, इनको ख़त्म कैसे किया जाए? हर चीज़ के कार्टेल्स बन रहे हैं, इस तरह से तो बिल्डर का नुकसान ही नुकसान है और आगे जाके ज़बोहाली का शिकार भी हो जाएगी इंडस्ट्री। और जिस तरह से कह रहे हैं कि हर चीज़ की एक इम्पोर्ट की जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है, मगर बैलेंस नहीं है, तो उसको किस तरह से सही किया जाए? क्या मशवरा देंगे, क्योंकि बजट आने वाला है, हुकूमत नहीं है, कैसे बातचीत हो रही है? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट का जैसे कोई भी बजट जब अब दिया जाता है तो कि एक अच्छा बजट और पब्लिक रिलीफ बजट होगा, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली हम पास्ट में 70 साल से 70 से ज़ायद बजट हम देखते चले आ रहे हैं और हम देखते हैं कि दिन ब दिन जो है ये महंगाई होती चली जा रही है। और बजट इज़ बेसिकली, देखिए आम आवाम को तो बजट को समझना ही बड़ा मुश्किल है कि बजट है क्या। ये उन लोगों के लिए है कि जो इकोनॉमिक्स जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ पे ये डिफरेंसेस आए हैं। जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि जैसे कुछ कार्टेलाइजेशन के इश्यूज़ हैं, नो डाउट कि ये इश्यूज़ हैं और ये आज से नहीं कई सालों से हैं। नॉट ओनली इन आप स्टील इंडस्ट्री नहीं है, ये सीमेंट इंडस्ट्री भी है, इसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ तमाम जगहों पर। इसी तरह से ऑटो इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी कार्टेलाइजेशन है, जिसको मैनेज करना या कंट्रोल करना ये भी किसी भी मुल्क की आपकी जो गवर्नमेंट लेवल पे है, जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। कानून हर जगह पे मौजूद है और उस कानून का इस्तेमाल होना राइट टाइम पे राइट जगह पे, वो बेसिकली वो चीज़ें मैटर्स करती हैं। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अगेन कि हमारे यहाँ वो कानून हैं वो उस तरह से उनकी जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सॉरी, जिसकी वजह से ये हमें मसाइल फेस करने पड़ते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा एक इशू है कि ट्रेड डेफिसिट, कि आपकी बजट जो है, आपका जो मेन कंज्यूमर, आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है अगेंस्ट द इम्पोर्ट। और इस एक्सपोर्ट जो है बेशक इस पिछले 3-4 सालों में आपकी बेतहाशा बढ़ी है, बट अगेन देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस इन ट्रेड डेफिसिट। इसको कंट्रोल करने के लिए चलो ये एक आपने टेम्प्रेरी जो है पाबंदियां लगा दी इंपोर्ट के ऊपर, चंद कुछ 456 आइटम्स के ऊपर, बट ये मुकम्मल सलूशन नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप पाकिस्तान में जितने बड़े शहर हैं, आपके रूरल एरिया या अर्बन एरियाज़, वहाँ पे आप लोगों को अच्छी पैकेजेस या अच्छी पॉलिसीज़ नहीं देंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। आप मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। जो अगर आपका फिनिश इंपोर्ट हो रहा है, आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इस मुल्क में है। आज यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे होता है, आयरन ओर आपके बलूचिस्तान से आप यहाँ से आप आयरन ओर लेते हैं और यहाँ पे कंपनीज मुख्तलिफ फॉरेन कंपनीज भी जो हैं वो आयरन ओर जो है वो बाहर मुल्क भेज के उससे भी फिनिश गुड्स मंगवा दी। क्यों ना यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट या इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाए कि वो यहाँ पे हर किस्म का मटेरियल है, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होनी है, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किसी मटेरियल की प्रोडक्शन होनी है, या अदर टेक्सटाइल साइड पे आप उनको यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए इनकरेज करें। जो पावर एंड गैस के जो इशूज़ हैं उन इशूज़ को रिजॉल्व किया जाए। आज देखिए गैस
प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दी इंडस्ट्रीज़ के लिए, आप इलेक्ट्रिकल अपने रेट्स बढ़ा दिए। आज हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या हर दूसरी इंडस्ट्री कैसे कॉम्पीट कर सकती है? नहीं, सर्वाइवल तो मुश्किल है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली जब आप एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ आप इसको कम्पीट कैसे करेंगे? ये बड़ी मुश्किलात हैं, इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है, हमारे पास एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है हर किस्म की, लेकिन आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होने दे रहे। उसके लिए दूसरा आपका अदर देन ये ट्रेड डेफिसिट के साथ आप दूसरी चीज़ आप देखें, हमारे बजट के ऊपर जो हमारा जो रिकवरीज हैं, और आज लास्ट ईयर भी जो बजट इट वाज ऑलमोस्ट 7.7 ट्रिलियन का बजट था, एंड वी वर टारगेटिंग ऑलमोस्ट 5.2 ट्रिलियन जो है वो हमारा रिकवरी था। अगेन देयर वाज अ मेजर पार्ट ऑफ डेफिसिट इन बजट। अब उसके लिए तो देखें, अनटिल एंड अनलेस आज आपके बड़ी मुश्किलों से जाके ये नंबर्स आपको मिले हैं, 30 लाख लोग हैं जो इनकम टैक्स में एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं, पर उसमें भी मेजॉरिटी वो लोग हैं कि जो या तो नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं या उन जॉब्स पे हैं जिनका एट सोर्स आपका टैक्स जो है वो कट जाता है। रिमेनिंग रह गया तकरीबन 8 से 10 लाख वो हैं जो कारोबारी हजरात हैं जिनसे आप टैक्स रिकवर करते हैं। इतना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की पॉपुलेशन का ये मुल्क है, और 30 लाख जो है सिर्फ बजट अपना आपका जो टैक्स में रजिस्टर्ड एफबीआर में रजिस्टर्ड होता है। इट्स अ वेरी मतलब एक स्ट्रेंज सिचुएशन है। ये नंबर्स आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको डबल करने की ज़रूरत है।